सो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का जो बेसिक बैकग्राउंड है, ऑलरेडी आप लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, और इन दैट फर्स्ट ईयर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बिकॉज जब तक हमें एनाटॉमी का पता नहीं है, ऑलरेडी आप लोग फिजियोथेरेपी में हैं, तो बोन्स और मसल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों को अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही पता चल गया होगा। और आप लोगों को इतना ज़्यादा मसल्स के बारे में बताया जाता है जितना कि हेल्थ साइंसेज में किसी और कोर्स में इन डिटेल ब्रांच वाइज अगर हम बात करें, स्पेसिफिकेशन की बात करें, स्पेशलाइजेशन की बात करें, तो डिफरेंस रहता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फिजियोलॉजी। जैसे आपके पास स्केलेटन सिस्टम है, सब कुछ है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी का मेंटेन होना जरूरी है। तो जैसे आप लोगों ने स्टडी किया होगा अबाउट होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस इज द बेसिक और फंडामेंटल कंडीशन ऑफ द बॉडी so that every physiological phenomena is in maintained condition। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री भी था, तो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बेसिक लाइफ इज कंसिस्ट ऑफ लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। जैसे यू सत्यनारायण है, बायोकेमिस्ट्री का बुक, तो उन्होंने डिफाइन किया गया कि जो लाइफ है, इट इज कंसिस्ट ऑफ लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में अपने आप में तो लाइफ नहीं है, बट दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल। ओके, तो हमारे पास स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, वेल डेवलप्ड सेल है, ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी भी हम लोग देख रहे हैं, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सिस्टम। तो वी आर द एक्सीलेंट ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, राइट। और ब्रेन की बात हम करें फिर, तो ऑलरेडी ब्रेन को तो इतना इंटरेस्ट से पढ़ते हैं हम लोग कि पता नहीं क्या लगता है ब्रेन में ना, बिकॉज इट इज रियली वेरी अट्रैक्टिंग एंड फैसिनेटिंग टाइप ऑफ थिंग। अभी भी जो कोविड-19 का केस चल रहा है, उसमें जो फिजिकल ट्रीटमेंट है या फिजिकल जो टिप्स हैं वो बताए जा रहे हैं, सो दैट द इम्यून सिस्टम इज बूस्ट अप, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जैसे माइक्रोबायोलॉजी से कुछ कंपैरिजन करें, तो जैसे हर किसी का अपना एक फेज होता है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। बैक्टीरिया के लिए हम लोगों ने स्टडी किया, बट हमारे भी जो सेल है, अगर सेल को हम देखें तो ऐसे ही तो ग्रो कर रहे हो। जब उनको न्यूट्रिशन सही मिलेगा तो ग्रोथ मैच्योरिटी की कंडीशन सही आएगी, और स्टेशनरी फेज आएगा ही हर किसी का। फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन हमारे सेल में भी होता है, ठीक है। और उसके बाद में डिक्लाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ एजिंग जिसको हम कहते हैं, या इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी एपोप्टोसिस, राइट। तो ये कुछ जो मेडिकल टर्म्स हैं वो सब्जेक्ट को डिफाइन करती हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उससे पता चलता है कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब सेल के अंदर की बात करें, सेल के बारे में बात करें, तो बना ही बायोमॉलिक्यूल से है। जैसे जो बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा है, तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं उसमें, ठीक है। पोरिन चैनल है, ठीक है। अभी जब हम फार्माकोलॉजी की बात करेंगे तो सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, तो इतने सारे चैनल हैं, आयनिक कंपोजिशन जरूरी है। फिर बात आ जाती है, जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल का स्ट्रक्चर बन गया है, तो उसके अंदर मूवमेंट किसका हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट है। बेसिक जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिक्वायर्ड है, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है, जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन है वो होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर मेंटेन रहती है तो कोई ड्रग की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
ओके, इट इज फैक्ट। और अगर आप देखें तो हेल्दी जो सिस्टम है, आप पूरी लाइफ को देखें तो नॉर्मल अगर सब कंडीशन रहती है तो कितनी ड्रग लेते हो आप? ऐसी कोई ड्रग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपका खाना सही है, आपकी हेल्थ सही है, ठीक है, कुछ कंडीशंस की बात होती है, हेल्थ इश्यूज की बात होती है, और अगर ऐसा कोई इशू आता है तब फिर इतना ड्रग का यूज होता है कि फिर खाना भूल जाते हैं। देख रहे हैं ना हम? जैसे ये जो डायग्राम है, RX आप लीजिए और इतनी ड्रग लीजिए, तो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। नेक्स्ट वन इज, अब ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है, ये किस टाइप के मॉलिक्यूल हैं? जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा तो एंटी फंगल एजेंट थे, तो एंटीबायोटिक्स थे, यानी कि वो मॉलिक्यूल ऑलरेडी सेल को या तो स्टैटिक करने के लिए बनाया उसकी ग्रोथ को, फंगल को, या फिर फंगीसाइडल है, उसको डेथ कॉज करेंगे। तो नेचर है मॉलिक्यूल का। बट जो ड्रग मॉलिक्यूल या ड्रग डिजाइनिंग की बात होती है, एज अ पर्सन ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, अगर हम लोग ड्रग डिजाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल है उसका जो स्ट्रक्चर है वैसा ही तो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। बिकॉज जैसे आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट पाथवे स्टडी किए, कार्बो ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑलराइट, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन है, यूरिया साइकिल है, ठीक है, सो मेनी साइकिल्स आर देयर। अब ये जो सारे बायोकेमिकल इवेंट चल रहे हैं, तो इन बायोकेमिकल इवेंट में कहीं ना कहीं कुछ मॉलिक्यूल में कुछ स्ट्रक्चरल कुछ तो चेंज हुआ है, इसीलिए तो वो मॉलिक्यूल टॉक्सिन बन गया है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ होता, जैसे हम लोग बात करते हैं फ्री रेडिकल की, तो ऐसा जो फ्री रेडिकल है वो जनरेट हो जाता है और डिफरेंट सेल में जाता है, और डिफरेंट एटम्स और जो मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर देता है और उनको टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग जो एक्टिविटी है, जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, उसके बारे में बात होती है कि आप ऐसा फूड लें, ऐसे फ्रूट लें जो कि वो एंटीऑक्सीडेंट हो या विटामिन सी से रिच हो, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। खाना खाएं आप, सलाद ज़्यादा खाइए, फ्रूट लीजिए आप, एप्पल आ रहा है ना अभी, अनार और एप्पल बहुत आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू सही है तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। या हम ये कहते हैं कि बॉडी में अप एंड डाउन तो होगा, नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है, ऑलरेडी आप लोगों ने फिजियोलॉजी में स्टडी किया होगा, हर जगह वो बॉडी को कंट्रोल करता है। जिस भी मेटाबॉलिक इवेंट में, जैसे आप लोग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, बड़ा फेमस सिस्टम है, ठीक है, नाम से लगता भी बहुत अच्छा है और रियली उसका रोल भी बहुत अच्छा है। बट ये जो सिस्टम है ये कब एक्टिवेट होगा? जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और जैसे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई अपने आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसको सप्रेस कर देगा। तो बॉडी तो ऐसे ही मेंटेन कर रही है अपने आप को। और बॉडी का जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी चलता है। ड्रग मॉलिक्यूल तो हम लोग देते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हम लोग बनाते हैं, मेडिकल स्टोर से पेशेंट परचेज करता है, ड्रग मॉलिक्यूल अंदर जाता है, बट वो ऑल्टर्ड जो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको ठीक करता है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, जो WHO है उसने ड्रग को ऐसे डिफाइन किया, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है इट कैन ऑल्टर द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी, यानी कि फिजियोलॉजी में जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए, पैथोलॉजी भी आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी मॉलिक्यूलर जो चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से हम डिजीज कंडीशन में आ गए, जैसे कि अभी जो डिजीज हम लोग देखते हैं स्ट्रेस इंड्यूस डिजीज, तो ऑर्गन स्ट्रेस में आ गया है, तो इंसुलिन का बनना कम हो गया है, इनएफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन का रिलीज हो रहा है। आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री में ये सिलेबस में है, डायबिटीज मेलाइटस,
तो ये जो सिस्टम है अगर ऐसे काम कर रहा है तो डिजीज ऐसे ही हो गई है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं ताकि बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है, ठीक है, वहां पर जाकर ड्रग के थ्रू स्टिमुलेशन की का जो एक्शन है वो कराने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि ड्रग का जो एक्शन है वो कितने तरीके से होता है। तो उसमें एक स्टिमुलेशन है, यानी कि जो सेल है उसको स्टिमुलेट किया जाए। अभी आप लोगों का जो फिजियोथेरेपी है, आप लोग जो मॉलिक्यूलर लेवल है उसके ऊपर इसको देखें, इसको कंपेयर करें, तो ऐसा ही मैकेनिज्म होता है। जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड आपका जो सेल है उसको स्टिमुलेट करे। ज्यादातर जो कंडीशन है या तो क्या होगा कि वो ओवर एक्टिविटी को शो कर रहा है, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो गया है, तो भी जिस मॉलिक्यूल के चलते हुआ है उस मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस होगा। अदरवाइज उसका स्टिमुलेशन ही नहीं हुआ है, सिक्रेशन ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, बिकॉज ये सब एक मेटाबॉलिक मशीनरी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अभी लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स तो घर पे बंद है, बहुत कम यूज हो रहा है, तो पता चलता है जब काम होता है स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ही नहीं होता बहुत टाइम तक। कार है, कार खड़ी हुई है, उसको स्टार्ट करके बंद करके कुछ टाइम चला के रखना पड़ता है। सबके साथ हो रहा है ऐसा, बट अब मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज मशीनरी है वो, रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, चोकिंग हो जाएगा, स्मूथ रनिंग जरूरी है। तो इसीलिए बात आती है कि बॉडी अगर आप लोग फिजिकली कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर स्टिमुलेशन होगा ही नहीं, और स्टिमुलेशन नहीं होगा तो सिक्रेशन नहीं होगा, ठीक है। बट देखिए आप अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी और जो मेडिकल स्टोर हैं चल ही रहे हैं, बिकॉज इनकी रिक्वायरमेंट है, दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ऑन दैट बिहाफ हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ड्रग इज रिक्वायर्ड, और एज ए डॉक्टर आप लोगों को देखना होगा, अगर आप लोग इसको प्रिस्क्राइब ना करें तो एटलीस्ट आपको जो कंडीशन है उसको समझना होगा कि जो पेशेंट है उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो किस लेवल से चल रहा है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है उसमें एक बात आती है कि ड्यूरिंग हीलिंग फिजियोथेरेपी नहीं दिया जाता है ना। अब हीलिंग किस लेवल पे चल रहा है डायग्नोस तो आपको ही करना होगा, हो सकता है रिक्वायरमेंट थी आपने दिया नहीं, सो इट इज डायग्नोसिस। सो द टैगलाइन इज एक्शन ऑफ ड्रग एंड रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। जैसे इसके दो ब्रांचेस हैं, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। So pharmacology is the science of drug. In Greek, pharmakon means drug, logos, discourse. In a broad sense, it deals with the interaction of the exogenously administered chemical molecules with the living systems or any single chemical substance which can produce a biological response is a drug. Okay, तो broad sense में अगर हम लोग देखें तो एक interaction है exogenously एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल का लिविंग सिस्टम के साथ, और इट कैन प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। भाई हम कब मानेंगे कि दवा है, हमने दिया और नेगेटिव इफेक्ट आ गया, ठीक है, हमने ज्यादा दे दिया, ओके। तो एक्चुअली ये कहा जाता है दैट ड्रग मीन्स इट डिपेंड्स ऑन डोज। अगर आपने डोज का ध्यान नहीं रखा तो ड्रग कैन बिकम अ पॉइजन। ड्रग और पॉइजन में केवल डोज का डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी जो ड्रग के साथ हो रहा है इसकी जितनी भी स्टडी है दैट इज फार्माकोलॉजी। इट encompasses all the aspect of the knowledge about the drug, but the most importantly those that are relevant to effective and safe use for medicinal purpose. Now as a doctor आपको क्या करना है, इफेक्टिव यूज को समझना है और सेफ यूज को देखना है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज ए डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की मेडिसिन मार्केट में है, बिकॉज जो पेशेंट आएगा कोई सी भी प्रॉब्लम लेके आ सकता है, और पूरी उम्मीद के साथ आते हैं पेशेंट, डॉक्टर को ऐसे देखते हैं भगवान से कम नहीं है डॉक्टर,
और वाकई में जब कोई एलिमेंट होता है और ट्रीटमेंट चलता है और ठीक हो जाते हैं, तो ऐसी नज़र से देखते हैं भगवान ही है, भगवान से 1% कम नहीं है, बिकॉज इट इज़ रियलिटी। ठीक है, क्योंकि डायग्नोसिस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये सब्जेक्ट उसमें आपको बहुत हद तक हेल्प करता है। नाउ हिस्ट्री हम लोग क्यों देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी देखा हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री से ही हमें सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस पता चलता है, वैल्यू पता चलता है, ये सब्जेक्ट कैसे डिस्कवर हुआ, कितने फेजेस से निकला, आज कहाँ पर है। ठीक है, so for thousands of years most drugs are the crude natural product of the unknown composition and limited efficacy. Only the overt effect of these substances on the body were rather imprecisely known, but how the same are produced was entirely unknown. Pharmacology as an experimental science was ushered by Rudolf Buckham, who founded the first Institute of Pharmacology in 1847 in Germany. So Germany is the place where the maximum drug molecules were discovered. In the latter part of 19th century, Ostwald Schmidt-Berg, regarded as father of pharmacology, together with his many disciplines like J. Langley, T. Fraser, Eldridge, Clark, Abel, propounded some of the fundamental concepts in pharmacology. Since then, drugs have been purified, chemically characterized, and a vast variety of highly potent and selective new drugs have been developed. तो जैसे आप लोग देखें क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट, सबसे पहले जो एलिमेंट हैं उनके सोर्सेस हम लोग देखते थे कि जो प्लांट हैं उनसे ये प्रोसेस डेवलप हुआ। नेचुरल जो प्रोडक्ट हैं, जो मेडिसिनल प्लांट हैं, वही एक्चुअल सोर्सेस हैं। अब ऐसा क्यों है? यूकैरियोटिक क्या तो मान लीजिए हमारा जो सेल है उनका जो सेल है, ठीक है, और हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वीट हो गया, राइस हो गया, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं मिल्क को छोड़ के। और मिल्क के लिए भी आप लोग देख लें कि गाय जब हरी घास खाती है तो अच्छा दूध देती है। ठीक है, अब हरी घास में क्या है फिर उसके अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है तो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके लिए सेकेंडरी प्रोडक्ट है, बट हमारे लिए तो कितना यूजफुल है देखिए। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें सिमिलरिटी है और हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक है सॉल्वेंट, और जो सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ऐसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हम जो हैं हम भी टॉक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी बनाते हैं, अभी कोविड-19 में हम भी तो हमारी दवा बना रहे हैं ना, तो फिर जो प्लाज्मा है उसे सेपरेट किया जा रहा है और उसको दिया जा रहा है प्लाज्मा को, तो ट्रीटमेंट हम खुद ही तो कर रहे हैं। तो ऐसा ही जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, तो देखा गया जो मेडिसिनल प्लांट हैं अपने सर्वाइवल के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जनरेट करते हैं। जितने भी ड्रग हैं, एंटी मलेरियल ड्रग को आप देख लें, आर्टिमिसिनिन को जो एंटी मलेरियल ड्रग है अभी 2015-16 में नोबेल प्राइज दिया गया यू तू, जो साइंटिस्ट हैं चाइना के, उनको। तो आर्टिमिसिनिन के ऊपर जो लेडी है उन्होंने बहुत लंबा काम किया और नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, बट ये जो डेवलपमेंट है धीरे धीरे हुए और फिर पता चला ऑस्टवाल्ड सेमेलबर्ग को फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा गया उनके कंट्रीब्यूशन के चलते, जैसे लुइस पास्चर है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे एक प्रोसेस डेवलप हुआ कि जैसे क्रूड फॉर्म है, अभी जैसे क्या हुआ कि हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल तक पहुंच गए। अब बात आ रही है कि हम जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है ड्रग्स है उनको भी यूज करें, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप होगा। ठीक है, गिलोय है, तुलसी है, इनको बताया जा रहा है ना अभी के टाइम पे कि इनके जो फॉर्मुलेशन है इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि इम्यून सिस्टम आपका ठीक रहे। अश्वगंधा है, ठीक है,
विदेनिया सोमनिफेरा। तो धीरे धीरे जो प्रोसेस डेवलप हुआ तो केमिकली सिंथेसिस तक हम पहुंचे और सेलेक्टिव न्यू ड्रग्स हम लोगों ने डेवलप किए। नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो फार्माकोलॉजी है उससे हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मान लीजिए ड्रग है तो पता चले कि कोई बाहर कोई बाबा है, उन्होंने बताया कि भैया ये चूरन ले लो और ये दवा खा लो, होता है ना, जैसे क्वैक्स इनको कहा जाता है, तो खानदानी दवा खाना इस टाइप की टर्म्स होती हैं। तो वो लोग भी अपने कुछ फॉर्मुलेशन रखते हैं, देते हैं और इफेक्टिव भी होते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। कुछ जो ऐसे ट्रीटमेंट है उन्हें पता चलता है कि लोग उनके पास ही जाते हैं कि भैया कर दो। दांतों में दर्द होता है, कान में से कीड़ा निकाल देता है सामने वाला। हाँ, प्रैक्टिकल है सब। स्टोन्स होते हैं तो स्टोन्स को रिमूव आउट कर देते हैं विद दैट टेक्निक। तो इतना ज़्यादा जो मेडिकल साइंसेज हैं बहुत इम्प्रूव्ड और बहुत वास्ट है। इतने सारे टेक्निक्स हैं कि कुछ टेक्निक्स के ऊपर भी अगर आप सही ढंग से काम कर लें तो अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि सेल की बात हुई, तो सेल के आसपास जो मीडिया है, ठीक है, मान लीजिए जैसे ब्लड है, तो ब्लड क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में एक मीडिया प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वो प्रोवाइड कर रहा है, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो भी लेके जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सभी तो ब्लड काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो ड्रग मॉलिक्यूल भी उसमें जाएगा। फिर जहां पर रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली क्या होता है, जहां पर रिक्वायरमेंट होता है वहीं पर वो रुकेगा, नहीं तो घूमता रहेगा। और जहां पर रिक्वायरमेंट होगी फिर वहां पर उससे जो रिलेटेड प्रोटीन है वहां पर जाकर बाइंडिंग होगा, जो रिसेप्टर्स हैं वहां पर बाइंड होगा, और जो रिसेप्टर है वहां पर बाइंड होने की वजह से एक रिएक्शन स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं द कैस्केड रिएक्शन, यानी कि एक सीक्वेंस स्टार्ट होता है। तो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग द मॉलिक्यूलर टारगेट ऑफ मेनी ड्रग हैज बीन इलिसिडेटेड. This has been possible due to the prolific growth of pharmacology, which forms the backbone of rational therapeutics. Two main divisions of pharmacology are pharmacodynamics and pharmacokinetics. Pharmacodynamics, what drug does to the body, means the action of drug. This includes the physiological and biochemical effect of the drug and their mechanism of action at organ system, subcellular, macromolecular levels. For example, adrenaline interaction with adrenoceptor, G protein mediated stimulation of cell membrane, bound adenylyl cyclase, and intracellular cyclic AMP cardiac stimulation, hepatic glycogenolysis and hyperglycemia. तो अब ये जो कैस्केड ऑफ रिएक्शन हुआ कि एड्रेनलिन ने इंटरेक्शन किया एडिनोसेप्टर से, तो जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ। हम लोग आगे देखेंगे कि कितने टाइप्स के रिसेप्टर हैं और कैसे स्टिमुलेशन होगा, बट इन जनरल सेंस हम लोग कंपेयर करें कि हो क्या रहा है। तो एक मॉलिक्यूल जा रहा है, रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, एक स्टिमुलेशन हो रहा है, उस स्टिमुलेशन के चलते पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन अप एंड डाउन हो रहा है और उसके चलते एक बायोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है, दैट इज कार्डियक स्टिमुलेशन हो गया, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया या हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया, लाइक दैट। तो ये जो इफेक्ट आ रहे हैं ये बायोलॉजिकल इफेक्ट है और इनके चलते बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। नेक्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स. So pharmacokinetics, kinesis means movement, means what the body does to the drug. So this refers to the movement of the drug in and alteration of the drug by the body include absorption, distribution, binding, localization, storage, biotransformation, excretion of the drug. ADME इसको शॉर्ट में कहा जाता है, absorption, distribution, metabolism and excretion. एग्जाम्पल लें आप, वेल नॉन drug that is the paracetamol is rapidly and almost completely absorbed orally, attaining the peak blood level in 30 to 60 minutes, 25% bound to the plasma protein, widely and almost uniformly distributed in the body,
volume of distribution 1 liter per kg, extensively metabolized in the liver primarily by glucuronide and sulfate conjugation into the inactive metabolites, which are excreted in urine, has a plasma half-life of 2 to 3 hours and the clearance value of 5 ml per kilogram per minute. तो जो पैरासीटामोल है इसका पूरा डिटेल है हमारे पास, करता क्या है, इसके साथ होता क्या है, ब्लड में ये कितने टाइम रहता है, किससे बाइंड करता है, होता है ना जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट के एचओडी को पता है कौन कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या चल रहा है आजकल, ठीक है, और फिर ये कितने टाइम पीरियड में इसका एक्शन कंप्लीट होगा. सो दिस इज नॉन एज फार्माकोकाइनेटिक्स, मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. Now, as far as drug is concerned, it is the single active chemical entity which is present in the medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment and cure of a disease. Okay, a single chemical entity diagnosis के लिए, prevention के लिए, treatment के लिए और cure of the disease हम लोग इसको use करते हैं. The disease oriented definition of the drug does not include the contraceptive or the use of drugs for the improvement of health, यानी कि nutraceutical या contraceptive इसमें नहीं आते. WHO in 1966 has given a more comprehensive definition. Drug is any substance or the product that is used or is intended to be used to modify or explore the physiological system or the pathological state for the benefit of the recipient. Okay, so substances that can alter the pathophysiological condition of the body. The term drug is being also used to mean addictive, abused, illicit substances. ठीक है ना, जैसे भी केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, तो ड्रग्स को कभी कभी नेगेटिव सेंस में लिया जाता है. However, this is restricted and derogatory sense as such is unfortunate. Degradation of the time-honored term, the drug should refer to a substance that has some therapeutic and diagnostic application. तो इसको मिसयूज किया जाता है वहां पर because it is the standard term of that molecule. अब इसके बाद में कुछ फार्मा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसका जो स्लाइड है ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किया है, कुछ वीडियो के लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, तो आप लोग वीडियोस को देखें और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. और इसके लिए बुक आप लोग रेफर आप कर सकते हैं, KDT Essential of Pharmacology by KD त्रिपाठी, स्टैंडर्ड बुक है, यू कैन सर्च आउट, उसका सॉफ्ट कॉपी है 7th एडिशन, नेट पे डाउनलोड करिए और सर्च आउट करिए, अपनी स्टडी स्टार्ट करिए.